भैया मैंने आपको देखा है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो या फिर हॉस्टल के जितने भी इवेंट्स होते हैं आप उसमें काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और अभी आप पे जिम खाना पीओआर भी है इतनी बड़ी। तो आपको क्या लगता है कि एक बच्चा की लर्निंग्स क्या क्या होती है, इससे क्या क्या सीखने को मिलता है? कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था बहुत ही थोड़ा इंट्रोवर्ट भी था, शायद ही था। जिस दिन मेरी यहाँ आने की फ्लाइट थी, जब इंडियन सीजन स्टार्ट होने वाला था, उसके टेस्ट वगैरह चालू होने वाले थे, तो मेरे फादर को ऐसे वो ब्रेन स्ट्रोक आ गया था। कोई ठंड के कपड़े नहीं, किसी के पास कुछ नहीं है, जैकेट तक नहीं है, ऐसे ही आए और फिर वो मनाली निकल लिया। 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका जो वर्क फ्लो होता है और मतलब आप वर्क और अपना पर्सनल लाइफ, आप मैरिड भी हैं, तो आप मतलब कैसे बैलेंस करते हैं? इनिशियली व्हाइल आई वाज इन द फर्म, उस टाइम पे मैं इतना बैलेंस नहीं कर पाता था। हेलो कैंपस जनता, दिस इज लोहित से पॉडकास्ट और मैं हूं देवांश गुप्ता, थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम लोहित हॉस्टल। अच्छा, आप मेरे से तो मिल लिए, पर आज हम मिलेंगे लोहित के कुछ अमेजिंग सीनियर्स से, जिसमें से सबसे पहले हैं शिवम भैया, जिनका ऑरेकल में पीपीओ प्लेस था। उनके पास काफ़ी सारी स्टोरीज हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए, तो आइए उनसे मिलते हैं। तो भैया तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता दिए, आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह। तो मैं तो वैसे यूपी मुरादाबाद से हूँ, लेकिन हम लोग 10 साल से ऐसे वेस्ट बंगाल हल्दिया में रह रहे हैं। अच्छा। तो फिर तो बचपन से ही मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। तो ऐसे हमारे यहाँ फिटजी के वो टेस्ट होते हैं, एफटीआरई वगैरह कराती थी फिटजी, तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। पहले तो मुझे आईआईटी जे के बारे में कुछ मालूम नहीं था इतना, कि होता भी क्या है, आईआईटीज क्या होते हैं, ये टेस्ट क्या होता है, जेईई एडवांस वगैरह। तो मैंने टेस्ट दिया और टेस्ट में मेरे स्कोर अच्छे आ गए। अच्छा। तो फिर ऐसे घर वाले बोले कि बंदा तो पढ़ लेता है थोड़ा बहुत, ठीक है पढ़ाई में। प्राउड भी हो गए होंगे आपको, हाँ, 10 काफी लोगों थे। को बताया हो। और स्कॉलरशिप भी आ गई थी कि ऐसे 100% फी वेवर हो गया था। तो बोला कि इसको एडमिशन करा देते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि जैसे मैं हल्दिया में रहता था, लेकिन फिर जी मेन क्लासेस वो कोलकाता में होती थी। तो ऐसा था कि वो बस से वो 120-130 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो अगर मेरे को क्लासेस करनी रहेंगी तो मेरे को सैटरडे संडे पूरा ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, तो वहाँ से आना पड़ेगा। तो ऐसा था। और जेईई में आपका मतलब कैसे था? आपका जेईई में एडवांस का रिजल्ट कैसा रहा था आपका? मतलब जैसे मेरा फर्स्ट जो मेंस था उसमें परसेंटाइल तो मेरी काफी अच्छी थी, 99.95 थी। और फिर तो मेरा तो ऐसा था कि मेरी अच्छी खासी 1000-2000 के अंदर तो रैंक आई जाएगी एडवांस में। लेकिन हुआ कि कोविड आ गया फिर अपना। फिर कोविड में फिर ऐसा था कि मेरा वो ऐसा अप्रोच रहता था कि हमारे टेस्ट वगैरह भी होते थे, फिर में तो एक डेट रहती थी और डेट के हिसाब से मैं अपने माइंड को रेडी रखता था कि ऐसे इतने हिसाब से ऐसे ऐसे तैयारी करनी, पूरा एक शेड्यूल बना के, टाइम टेबल बना के चलता। जब कोविड आया तो फिर उनका कुछ शेड्यूल था नहीं, कब एग्जाम होंगे कुछ पता था नहीं। तो फिर मैंने भी ऐसे थोड़ा रिलैक्स ले लिया। फिर लास्ट में फिर अचानक से उन्हें डेट दे दी। फिर मैं घबरा गया। और फिर क्या कहते हैं, प्रैक्टिस भी आपकी बिगड़ गई होगी तब तक? प्रैक्टिस तो थोड़ी बहुत काफी बिगड़ गई थी, लेकिन फिर मैंने मेकअप किया था। लेकिन जब मेन डे होता है ना, तो फिर मेन डे जब रात में, फिर मेरे को एकदम ही नींद नहीं आई। एकदम रात, पूरे रात में नहीं सो पाया। वो दिन काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक्चुअली सोने के लिए। और फिर मेरा दिमाग पूरा फट गया था। और फिर मैं जब एग्जाम देने गया तो वो सारा एग्जाम भी निकल गया। तो मेरी रैंक बहुत खराब आई थी, 7000 कुछ आई थी। अच्छा। तो फिर आपने फिर रीट्राई किया था या फिर आपने जे मेंस के थ्रू ले लिया था? तो फिर ऐसा था कि मेरा ऐसा था कि मैंने ऐसे 3 साल जीवन में, जैसे 11th-12th में मैं पूरा ही सोशली कट हो गया था। मैं लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करता था। तो मेरा मेन लाइफ मतलब ऐसा हो गया था कि मैं केवल पढ़ाई करता था, फिर जी जाता था, उसकी तैयारी करता था, एडवांस की तैयारी करता था। लेकिन जब मेरा जो जीवन में इतना ज्यादा जो मैंने जैसे आई वांट टू अचीव समथिंग, आई थिंक दिस इज द अल्टीमेट थिंग ऑफ माय लाइफ, मैं उसमें फेल हो गया। तो फिर मेरे को वो हैंडल करना नहीं आया। काफी बुरा लग रहा होगा, पूरी मतलब बुरा, फीलिंग कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आपने पूरे 2 साल सोच, जब खासकर फ्रेंड्स भी नहीं रहते, आपका पूरी लाइफ इसी में चली गई। फिर 2 साल वो तो हुआ ना। फिर मेरे को एग्जाम के बाद भी 7-8 दिन नींद ही नहीं आने लगी। फिर मैं डॉक्टर्स के पास गया। फिर ऐसे ऐसे मेरा जो फायदा, मैं पूरा ही ब्रेक डाउन हो गया था एक तरीके से, कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता था। फिर मेरे को था कि क्या कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आता था मेरे को क्या करना है जीवन में, कुछ समझ नहीं आता। फिर ऐसा हुआ कि फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं प्रॉपर ब्रेक डाउन हो गया मेरा। तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया।
इसमें पेरेंट्स का रिएक्शंस वगैरह कैसे थे? Parents वो का- सपोर्टिंग थे इस चीज में? पेरेंट्स घबराए हुए थे, अभी डरे हुए थे, लेकिन हम्म, फिर उनने भी कहा कि पहले इसको सही करना है, पहले मेंटली ज्यादा मेंटल, पहले उनको भी पता नहीं था मेंटल हेल्थ का, डिप्रेशन वगैरह का कुछ होता है। हम्म, फिर जब उन्हें देखा कि सच में ऐसा कुछ होता है, हम्म। तो फिर उन्होंने फिर मेरे को बहुत सपोर्ट किया, वो थे मेरे साथ। तो आपकी क्या कहते हैं कंडीशन कैसी थी मतलब? मतलब ऐसे ही हॉस्पिटल थी में? कि हॉस्पिटलाइज हुआ, मेरा बीपी कुछ बहुत हाई 150 160 चला गया था, फिर हॉस्पिटलाइज हुआ। फिर ऐसा था कि फिर मैंने शायद साइकेट्रिस्ट को दिखाया था, तो फिर मैं कुछ टैबलेट्स देता था, दिन की 10 टैबलेट्स देता था। अच्छा। तो ऐसे 1 महीने तक चला था, दिसंबर तक। तब मैंने, मतलब मेरे घर वालों ने मेरा काउंसलिंग का फॉर्म भर के 93 में एडमिशन करवा दिया था। हम्म। तो वहाँ पे मेरे को सीएस मिल गई थी, लेकिन उतना मेंटली फिट नहीं था क्लासेस करूँ, लेकिन तब ऑनलाइन चल रहा था, तब बेटर था। तो आप ऐसे डेली मतलब संभालते कैसे थे अपने आप को? ऐसे कोई उस वक्त आपके पास तो मेरे को पता ही इंस्पिरेशन नहीं चल रहा था थी? ना कि मेरे साथ क्या हो क्या रहा है, क्योंकि हम्म, जब आप ऐसे स्टेट में आते हो ना, तो आपको पता ही नहीं आप क्या करके रहे हो। हम्म, बहुत डिफिकल्ट हो गया था। लेकिन धीरे धीरे फिर ये जब फेज खत्म हुआ, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि हमें इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं करना चाहिए, मतलब किसी चीज को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए लाइफ में। वो बस एक लाइफ का पार्ट है। फेल अगर हुआ तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे। हम्म। तो ऐसा फेज था, फिर उससे मुझे बहुत सीखने मिला। अच्छा। फिर आपने कॉलेज जब आए थे आप, तब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? ठीक है, तो फिर मेरे को जब मैं काउंसलिंग वगैरह कर रहा था, तो मैंने दूसरे लोगों से, दूसरे जो आईआईटी में ऑलरेडी स्टूडेंट्स थे, उनसे पता करा था कि आईआईटी में क्या ब्रांच चेंज वगैरह होती है। जो मेरे फिट जी के टीचर्स थे, उनसे भी मैं बात करता था, तो वो बताते थे कि आईआईटी में ब्रांच चेंज वगैरह होती है। तो मैं जब आया था, तो मेरा प्राइम गोल यही था कि मेरे को ऐसे ब्रांच चेंज करनी है। तो फर्स्ट सेम तो ऑनलाइन था, तो फर्स्ट सेम तो मैंने घर में अच्छे खासे कर लिया। फिर जब यहाँ आया, तो ऐसे होता है ना, जब आते हैं तो आप घुलते मिलते हैं, तो लेकिन मैं भी घुला मिला, लेकिन एक लिमिट तक। फिर मेरा था कि प्राइम फोकस स्टडीज पे ही था। फिर मैं स्टडीज करता, फिर अपने फ्री टाइम में ऐसे जिम जाता था, तो ये मेरा मेन था। तो आपका ब्रांच चेंज का जो कंपेल किससे हुए आप ब्रांच चेंज? कंपेल एज सच, आपको मतलब आपने मतलब कैसे सोचा कि ब्रांच चेंज करना है, इस चीज में जाता हूँ? आपको सीएसई पसंद थी या फिर कैसे? मेरे को ऐसे कंप्यूटर साइंस, मैं जब ट्रिची में था, तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस की थर्ड सेम में था। वहाँ पे मैंने वो अच्छा, आपका फर्स्ट मतलब पूरा 1 साल हो चुका था? आपको 1.5 साल हो computer गया था science ऑलमोस्ट। Yes. तो वहाँ के जब थर्ड सेमेस्टर के एंड से होने वाले थे, तब मैं यहाँ आ गया था। अच्छा, तो आपको तो काफी फायदा हुआ होगा मतलब, एटलीस्ट हाँ, मतलब आपने पहले से पढ़ रखा था, कुछ ऐसे सिमिलर टॉपिक्स लग रहे थे। थोड़े बहुत तो काफी थे, फर्स्ट ईयर में तो काफी थे। तो सीएस तो मेरा बहुत आगे तक पड़ा हुआ था। तो मैंने वहाँ पे एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी की हुई थी, तो ऐप तो मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया हुआ था। तो मेरे को था कि सीएस तो अच्छी ब्रांच है, मैं कर लूंगा। तो ऐसे था कि मेरे को ब्रांच चेंज करनी है। तो आप अच्छा, जैसे आपका जेई में शेड्यूल था, तो आपका वैसे ही जब आप ब्रांच चेंज की तैयारी कर रहे थे, तब भी वैसे ही नहीं शेड्यूल? नहीं, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था शेड्यूल। हम्म, क्लास ज्यादा था, क्लास ऐसा हो गया ना कि यहाँ पे जब क्लास में लोग मतलब जब आईआईटी में आ जाते, तो लोग तो इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तो फिर आप अगर क्लास भी चले जाओ, क्लास भी थोड़ा बहुत ध्यान से सुन लो, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। फिर एग्जाम के पहले अगर आप एक बार देख लो, क्योंकि इतना भी ज्यादा वास्ट सिलेबस नहीं रहता है जैसे मिड सेम एंड सेम्स में जो यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं, तो उतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है। भैया आप कुछ स्टडी टेक्निक शेयर करना चाहेंगे? जैसे आप कोई क्लास जा रहे हो, जैसे मेरा पर्सपेक्टिव है, तो कुछ क्लासेस प्रॉफ तो अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसकी क्लास में ध्यान दे दो, और तो उसका क्लास में खत्म हो जाता है। तो बाकी जो नहीं है, तो फिर या तो अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं है, तो मैं तो यूजुअली स्किप करता था क्लासेस जिसमें अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं रहता था। बाकी यूट्यूब वगैरह से पढ़ के कर लेता। तो मतलब अगर आप कोर्स वर्क का देखो, तो इतना लोड नहीं है, लेकिन आपको जो है कि बाकी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। मैं सॉफ्टवेयर साइड में गया हूँ, तो फिर सॉफ्टवेयर साइड में जो मेन स्किल्स रहती है, वो आपके डीएसए रहेगी, और आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने रहेंगे डेव के। यही है। तो डेव के आप प्रोजेक्ट्स कभी भी, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो बस आपको है कि बैठना है, बैठ के करते रहना है। ठीक है, अगर आप करते रहोगे ना, तो आपको हो जाएगा। तो आपको बस माइंड सेट बना के रखना है कि बस करना है, तो आप करो, तो आपके प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। और डीएसए भी आपको थोड़ा बहुत यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं, प्रैक्टिस शीट्स हैं, तो उनसे आप सीख के, मतलब ऐसे है कि जितना आप ज्यादा अंदर घुसोगे ना, तो आप ज्यादा सीखोगे। आप किसी को कोर्स ले लिया, ये कोई और परचेज कर लिया, तो ऐसे बैकलोड रह जाएगा कि वो करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो दिक्कत देगा। आप खुद से ज्यादा एक्सप्लोर करो, कौन नई नई चीजें ढूंढो, तो आपको वहां से इंटरेस्ट आता रहेगा, आप खुद करते रहोगे। तो आप कोडिंग में क्या कहते हैं, कौन कौन से चैनल फॉलो करते थे तब?
मैंने तो मेनली इंटरव्यू, वैसे हमें तो कोर्स में ही बहुत सारी चीजें पढ़ा दी गई थी, तो CLRS करके बुक है हमारी गवर्नमेंट की, तो वो पढ़ी हुई थी मैंने एल्गोरिथम्स के लिए। तो मेरे को ऐसे एल्गोरिथम्स पढ़ने की इतनी जरूरत, वैसे स्ट्राइवर का टेक यू फॉरवर्ड चैनल है, वो बहुत अच्छा है, तो उससे आप सीख सकते हो। फिर अपना कॉलेज करके ये इसके भी वीडियोस अच्छे हैं, तो इससे आप बेसिक नॉलेज ले लो। और क्वेश्चन लगाने के लिए आप इंटरव्यू बिट कर लो। इंटरव्यू बिट से आपके बहुत सारे जो कोडिंग राउंड्स होते हैं उनमें बहुत सिमिलर क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये आपका एकेडमिक साइड हुआ, तो आपने एकेडमिक के अलावा क्या क्या एक्सप्लोरेशन किए? और जैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे ऑनलाइन में उद्गम के फॉर्म्स फ्लोट हुए थे, अच्छा, उद्गम फेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर, मतलब एज ई सेल की तरफ से। हाँ, तो उद्गम फेस्ट हो रहा था, तो फर्स्ट ईयर राइट से वो इंडक्ट कर रहे थे, मैंने भी फॉर्म भरा था, तो फिर मैं वहाँ पे एक टीम का पार्ट बना था। तो फिर वहाँ से मैं उन लोगों से भी मिलता था, स्टार्टअप कल्चर के बारे में इंट्रोड्यूस हुआ। वहाँ से आपकी सोशलाइज शुरू हुए। सोशलाइज तो वैसे हो गई थी, वैसे डिस्कॉर्ड वगैरह व्हाट्सएप पे आप सब कनेक्टेड रहते थे, डिस्कॉर्ड पे रात रात भर उसे गेम खेलते रहते थे। अच्छा, तो फिर आपने ई सेल कंटिन्यू किया था? हाँ, मैंने इससे कंटिन्यू किया था। फिर जब मैं आने वाला था यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर से पहले, तो वहाँ पे इंटरव्यूज हुए थे ईसेल के, तो ईसेल के फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट हो गया था, तो फिर एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गया था। अच्छा, फिर वहाँ से मैं ईसेल में भी पार्ट था पूरा, ईसेल में मैं एक एक्टिव मेंबर था। अच्छा। तो मैं वहाँ से मैंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में पता चला, स्टार्टअप के बारे में पता चला, तो वहाँ पे ईसेल में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा था। तो फिर आपने ये सेकंड और थर्ड ईयर तक करा था? हाँ, अच्छा, मतलब तो सेकेंड ईयर तक किया था, सेकेंड ईयर खत्म होते होते फिर मैंने ईसेल छोड़ दिया। आपकी क्या कहते हैं कि लर्निंग्स क्या थी क्लब में काम करने से? ऐसे टीम में कैसे काम करते हैं, प्लस ऐसे जैसे आप जब क्लब में काम कर रहे हैं तो आपको अपना टाइम भी निकालना पड़ेगा। जैसे टाइम मैनेज आप कैसे करोगे, क्योंकि आपको बाकी सारी कमिटमेंट्स भी हैं, वो सब कैसे करोगे। तो आप टाइम मैनेजमेंट एक स्किल थी, मतलब एक चीज थी जो मैंने सीखी। प्लस मेरे को और नए डोमेन्स के बारे में पता चला कि पहले तो मेरे को ऐसे प्रोडक्ट नॉन टेक के बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं था। प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गई, कंसल्टिंग हो गई, इसके बारे में मेरे को जीरो आइडिया था। लेकिन ईसेल के थ्रू जैसे हमने प्रोडक्ट मैटर्स करके एक कोर्स होता है जो ईसेल निकालता है, बडिंग प्रोडक्ट मैनेजमेंट। हाँ, उसका भी थर्ड वर्जन चलता है। हाँ, तो मैं फर्स्ट वाले में जो सेकंड वाला वर्जन था उसमें हमने बनाया, मतलब हमने पढ़ के कोर्स क्रिएट किया था, उस कोर्स बनाया था, उससे बहुत कुछ सीखने मिला था। भैया वैसे आप क्या कहते हैं, कभी ट्रिप वगैरह पे गए हो दोस्तों के साथ? मतलब फर्स्ट ईयर में तो इतना नहीं हो पाया क्योंकि ऐसे पढ़ाई में जैसे बिजी रहता था, लेकिन जैसे ही सेकंड ईयर में आया तो इतना ज्यादा सीरियस नहीं था पढ़ाई में, ब्रांच चेंज हो गई थी, थोड़ा चिल हो गया था। फिर ऐसा था कि ऐसे रैंडमली सब अक्टूबर में सब कहीं घूमने जा रहे थे, मेघालय कोई जा रहा है, कोई जू को जा रहा है, तो हमने भी सोचा कि हम भी कहीं चलते हैं। तो एक दिन बैठते मैं और मेरा दोस्त, और फिर हमने टिकट निकाली, सिक्किम की टिकट, न्यू जलपाईगुड़ी की टिकट निकाली, तो हम बोला सिक्किम चलेंगे। तो ऐसे ही रैंडमली एक दिन कुछ है नहीं प्लान में, और ऐसे ऐसे करके लोगों को बुला ली, चल तो हमारे साथ चल, ऐसे करके हमने टीम वो बना लिए, 4 लोग बना लिए और निकल गए। फिर आपने मतलब क्या क्या करा सिक्किम में? ऐसे कहाँ घूमे थे आप? हम वहाँ पे 2 दिन के लिए थे। एक तो पहले दिन जब हम पहुंचे तो हमने वहाँ पे लोकल साइट सीइंग की, फिर और दूसरे दिन हम वहाँ पे चले गए, चांगुले को बाबा मंदिर गए थे हम लोग। अच्छा, हाँ, आप वहाँ पे गए थे? क्या कहते हैं जब जैसे सिक्किम में ऊपर चले जाते हैं बर्फ वाली साइड? बर्फ तो थी नहीं ना अक्टूबर में, तो वो नॉर्थ अच्छा। सिक्किम का पार्ट था, तो आप बिल्कुल नॉन सीजन में गए थे? अक्टूबर में तो ऐसे, मार्च में एकदम परफेक्ट सीजन रहता, मार्च में हम गए नहीं थे। हाँ, वो तो रैंडम प्लान था, मजा बहुत आया था क्योंकि एकदम ही रैंडम डिसीजन बनाते, कोई मतलब ऐसा था कि होटल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी हम पड़े हैं, रात को स्टेशन पे पड़े हुए हैं, कोई किसी बस में से धक्के मुक्के खा के जाते, एकदम ही रॉ, एकदम जो था वैसे। बिल्कुल, बस मस्ती चल रही है। हाँ, भाईचारा। तो फिर अच्छा, आप और कौन सी ट्रिप पे गए आप? जैसे ये हुआ था, फिर मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू की थी मैंने। फिर मैंने फोर्थ सेमेस्टर से मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी। अच्छा, आप वेट लिफ्टिंग में? हाँ। आप वेट लिफ्टिंग क्लब में भी हैं? हाँ, मैं वेट लिफ्टिंग क्लब में भी हूँ। अच्छा, तो वो एक ही उनके साथ भी मैं एक बार रोपड़ खेलने गया था, IIT रोपड़ में उनका फेस्ट हो रहा था R1, तो उसमें खेलने गया था, तो हमारे कंटिजेंट गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे खेले थे हम, फिर वहाँ से मनाली निकल लिए थे। अच्छा। हाँ। बिल्कुल, जैसे ही ओवर पैक करो और हाँ, चलते एक हैं। दिन वो भी एकदम ही रैंडम बना था कि
जैसे गेम खत्म हुआ तो हम सोचते हैं यहाँ तक आए हैं तो यहाँ पे आसपास क्या है ढूंढने के लिए, तो हमने देखे लिस्ट किए तो क्या शिमला निकल रहा था और मनाली निकल रहा था। तो हमने देखा कि शिमला में तो ऐसा कुछ बर्फ टाइप कुछ रहेगी नहीं, तो मनाली चलते हैं। तो सब ऐसे कोई ठंड के कपड़े नहीं, किसी के पास कुछ नहीं है, जैकेट तक नहीं है, ऐसे ही है और फिर वो मनाली निकल लिया हम। तो मनाली में उस टाइम पे बर्फ आती है? हाँ प्रॉपर बर्फ थी। हम ये सीजन कौन सा है? ये मार्च में गए थे हम। अच्छा, मार्च में यहाँ पे भी बर्फ आती है? हाँ। काफी क्रेजी। फिर हम ऐसे तो रास्ते में बीच में मंडी पड़ा था, मंडी में हमने जैकेट उठाई वहां से, फिर जैकेट पहनी हुई, फिर जैसे वहां पहुंचे ऐसे सुबह सुबह पहुंच गए थे। फिर वहां पे ऐसे ठंड बहुत हो रही थी, फिर ऐसा था कि सुबह 3-4 बजे पहुंच गए। तो हमें था कि या तो हम होटल लेके रह लें, और हमारे पास इतने पैसे भी लेके नहीं आए थे, तो हमने सोचा नहीं घूमने निकल लेते। तो सुबह सुबह 3 बजे हम वो साइड पे चले गए, सोलांग वाली जगह थी वहां पे घूमने चले गए। अच्छा। तो 3 बजे से हम बर्फ में खेल रहे हैं ऐसे। बर्फ सुबह सुबह तो एकदम जब रात का समय होता है बर्फ ऐसे आइस की तरह हार्ड होती है, तो हार्ड आइस के हम खोद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कर रहे हैं, मजे कर रहे थे वहां तो पे। काफी क्रेजी है। हाँ, तो भैया आप कहते हैं वेट लिफ्ट, आपने जैसे बताया कि वेट लिफ्टिंग क्लब में है, तो फिर आप जिम या फिर हेल्थ साइड पहले से ही थे या फिर आपने कॉलेज आके शुरू किया? मैंने जैसे जेई एडवांस हुआ था तो मेरा था कि मेरे को एब्स बनाने हैं, तो अच्छा। एब्स तो अभी तक बने नहीं है वैसे तो लेकिन यार मेरे को जिम जाने का बहुत शौक था। तो फिर मैं जैसे एडवांस निकला तो यार रिलीफ हो गए अपन। तो हम ऐसे मैं एडवांस के बाद से ही जिम चालू कर दिया था, यहाँ पे भी आके मैंने जिम कंटिन्यू किया था। तो लेकिन यहाँ 4th सेम में से स्पर्धा वगैरह चल रही थी, जैसे सीनियर्स हम 4th ईयर के सीनियर्स को बहुत मानता था यहाँ पे, आदि भैया, ईशु भैया। हाँ, तो ये वो वाला बैच काफी ज्यादा क्रेजी था। मतलब वही बैच था जो हमें पहली बार जीसी लेके आया, तो ऐसे रिस्पेक्ट इतनी थी, मतलब तब नहीं थी, लेकिन मतलब उस पॉइंट पे हमें जब स्पर्धा चालू हुई थी तब तो नहीं जीसी नहीं आई थी ना। तो ऐसा था कि उनको तब भी बहुत मानता था मैं। तो वो ऐसे बोल रहे थे कुछ ना कुछ करना है हॉस्टल के, तो मेरे अंदर भी आया कि हाँ मैं कुछ तो करूँ कुछ तो करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं जिम जाता हूँ, तो ऐसे मैं वेट लिफ्टिंग में चला जाता हूँ। तो ऐसे मैं वेट लिफ्टिंग में गया, तो मैंने सोचा ये तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं वहाँ पे वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करता, मुझे भी बहुत मजा आने लगा वेट लिफ्टिंग करते करते। फिर स्पर्धा हुई, पहली स्पर्धा। अच्छा। तो ऐसा रहता है उसमें कि हर कैटेगरी में यूजुअली इंटर आईटी वाला बंदा जीतता है, लेकिन मेरी कैटेगरी में मैंने इंटर आईटी वाले बंदे को हरा के गोल्ड ले लिया। तो ऐसे तो आपको क्या कहते हैं जिम फिर आप 4 साल से कर रहे हैं? मैं इसलिए जिम करता हूँ कि लाइक जब पहले तो ऐसा था कि मोटिवेशन था कि मेरे को बॉडी वॉडी बनानी है, लेकिन बाद में ऐसा था कि वो लाइफस्टाइल में घुस गया। और ऐसा है कि मेरे को खुद पे काम करना बहुत अच्छा लगता है। ये अगर आप रोज काम कर रहे हो, तो अगर आप कल 1% बेटर हुए तो आप 1.01 पे आप काम करोगे ना, फिर तो ऐसे धीरे धीरे वो कंपाउंड होता रहेगा आपके ऊपर। तो ऐसे बहुत सही लगता। तो फिर जब मैं आपको जब डे 0 पे देखोगे और डे 30 पे देखोगे तो आपको एक बहुत, आप रोज चेंज देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब एक लंबे टाइम इंटरवल पे देखोगे आपको लगेगा बहुत ज्यादा चेंज हो गया हूँ मैं तो बहुत आगे आ गया। तो आप फिर वापस जाना नहीं चाहोगे। तो ऐसे करते करते जब मैंने अपने इम्प्रूव करते रहा, जैसे आप जिम भी करते तो आपकी बॉडी डेवलप हो रही है, तो आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिख रही है, तो आप वो सेम चीजें डिसिप्लिन वगैरह जो है वो आप अपनी स्टडीज और नॉर्मल डेली लाइफ में भी ला सकते हो। कि आप जैसे आपको स्किल गेन करनी है, तो आप एक रोड मैप बना सकते हो कि मैं ऐसा ऐसा कर सके, ऐसे ऐसे करके अगर मैं कुछ ऐसा करूं तो मैं बेटर कर सकता हूँ अपने आप को। तो मैं यही वेज ढूंढता हूँ ताकि मैं अपने आप को बेटर कर सकूं। रिजल्ट आए ना आए वो हमारे हाथ में है ही नहीं वो, तो मैं चिंता भी नहीं करता, बस मेहनत करी भाई काफी है। काफी ग्रेट। भैया आपका कहते हैं जब इंटर्न सीजन चल रहा था तब आप कैसे थे? मैंने ईसेल तो इसलिए छोड़ा था इंटर्न की वजह से, क्योंकि इससे जब मैं ईसेल के हेड्स का फॉर्म ही नहीं भरा था मैंने। तो ऐसा था कि मेरे को तो मेरे इतनी कोडिंग डीएसए वाला पार्ट इतना रेडी नहीं था मेरा। तो फिर ऐसा था कि मेरे को अभी 2 चीजें आई वर्टिकल्स, या तो मैं ईसेल हेड फॉर्म भर दूं, कि मुझे लगा कि अगर मैं ईसेल हेड खुद बन जाता हूँ, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं ईसेल हेड बन जाता तो शायद मैं अपना इस पे थोड़ा टाइम चला जाएगा, तो मैं डीएसए वगैरह पे काम नहीं कर पाऊंगा, कोडिंग स्किल पे काम नहीं कर पाऊंगा, इतनी अच्छी थी नहीं मेरी। तो मैंने नहीं भरा और मैं कोडिंग वगैरह करता था। अच्छा। फिर मैंने कोडिंग चालू करी, फिर तो मेरा प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी, फिर समर में भी काम कर रहा था उसका। लेकिन जब जिस दिन मेरी यहाँ आने की फ्लाइट थी, जब इंटर्न सीजन स्टार्ट होने वाला था, उसके टेस्ट वगैरह चालू होने वाले थे, तो मेरे फादर को ऐसे वो ब्रेन स्ट्रोक आ गया था। तो ऐसा था कि फिर उनको उसी दिन हॉस्पिटलाइज करना पड़ी, फ्लाइट टिकट कैंसिल करनी पड़ी। फिर ऐसा हो गया कि वहाँ या तो मैं फादर के साथ रहूँ या फिर यहाँ आऊँ। तो 1-2 दिन तो मैं वहाँ रुका, लेकिन फिर ऐसा था कि मेरे को इंटर्न सीजन एक बार चला गया तो फिर मैं वापस भी नहीं आएगा।
तो मेरी मम्मी वो जो वहाँ पे थे लोग थे घर, और घर वाले भी थे, बोले तू जा, तो बाकी लोगों को बुलाते हैं और रिलेटिव्स को बुलाते हैं, वो आते हैं फिर। तो जब मैं यहाँ पे टेस्ट भी दे रहा था ना, तो फिर ऐसा रहता है ना कि आपका मन, आप दे तो रहे हैं लेकिन ऐसे फुल हार्टेडली नहीं दे पाएंगे ना, तो ऐसे दिमाग आधा उधर भी था इधर भी था, तो ऐसे चल रहा था। तो ऐसे स्लॉट वन में भी मेरी काफी शॉर्ट लिस्ट आई थी, मेरी 5 शॉर्ट लिस्ट थी, 5 इंटरव्यू दिए थे, लेकिन मेरे इंटरव्यू निकल नहीं रहे थे, कुछ ना कुछ बेकार सी एरर कर दे रहा था और फिर इंटरव्यू कट जा रहे थे। लेकिन फिर जब थोड़ा बाद में पता चला कि वो पापा जो है वो थोड़े रिकवर हो गए, गुड स्टेट में आ गए हैं, तो फिर ऐसा थोड़ा बहुत सही लगा कि तो फिर बाद में जैसे स्लॉट वन खत्म हुआ, मेरा इंटरव्यू हुआ और एकल का, मैंने उसमें हो गया। फिर क्या कहते हैं, आपका प्लेसमेंट के लिए क्या हुआ? फिर जैसे ही मैं वहां से आया, तो ऐसे ही कि मैं यहाँ पे कब आया, जुलाई एंड में आया, तो उससे पहले ही मेरा वहां से पीपीओ आ गया था। अच्छा, ओरेकल में आपका पीपीओ आ हाँ, गया। मेरा पीपीओ आ गया। ये तो काफी क्रेजी एक्सपीरियंस है। हाँ, कैसे लगता है, मतलब 4th ईयर में आपका पीपीओ हो गया, अब मस्त एक सेम है आपके पास खाली? जब मैं पिछले साल इंटर आईटी गया था तो मेरे 6th आया था, तो मैं जब इस बार मैंने सोच के रखा था कि मुझे मेडल चाहिए, तो फिर मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ, जाता हूँ प्रैक्टिस पे, और मुझे मजा भी आता है उसमें। जब आप क्या कहते हैं पार्शियल ड्रॉप का टाइम था और आप इससे सबसे गुजरे थे, तो जब आप बाहर निकले तो उसकी की लर्निंग्स क्या थी आपकी? हमें पढ़ाई को अपनी जिंदगी या किसी एक पर्टिकुलर चीज को अपनी जिंदगी नहीं बना लेना चाहिए, वो जिंदगी का पार्ट है, ठीक है। और ऐसा रहना चाहिए, हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, हारे कोई दिक्कत नहीं, जीत गए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। और हमें ऐसा है कि मेहनत करते रहना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, मेहनत ही कर सकते हैं बस। तो ऐसे कि अगर मैं अपने साइड से अपने वर्क की तरफ मैंने सही में मेहनत की है, मैं उसकी तरफ डेडिकेटेड हूँ और मैंने मेहनत किया, तो फिर रिजल्ट आए ना आए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कि मैं यहाँ पे भी यही करता हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं उससे खुश हूँ, मैंने मेहनत करी, नहीं हुआ तो मेरी कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं कुछ और कर लूंगा, दोबारा मेहनत करूंगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, बट सक्सेस मिलना या ना मिलना तो ऊपर वाले के हाथ में, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये थे शिवम भैया, और अब हम मिलेंगे कल्चर बोर्ड के जेनसेक अखिलेश भैया, जो लाए हैं काफ़ी सारी स्टोरीज कल्चर बोर्ड और इंटर आईटी से। तो चलिए चलते हैं। है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो या फिर हॉस्टल के जितने भी इवेंट्स होते हैं, आप उसमें काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और अभी आपके जीन खाना पीओआर भी है इतनी बड़ी, तो आपको क्या लगता है कि एक बच्चा की लर्निंग्स क्या क्या होती है, इससे क्या क्या सीखने को मिलता है कॉलेज में? लर्निंग से अगर मैं बात करूँ, लाइक अकेडमिक्स के अलावा मैंने इस चीज़ में इतना टाइम दिया है, तो मेजर जो अभी तक मैंने ग्रास्प किया है, लाइक कि मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था, बहुत ही थोड़ा इंट्रोवर्ट भी था, थोड़ा शाय भी था, चीज़ों को तो ओपन अप हो गया, सामने से नहीं इतना कंफर्टेबली डील कर पाता था। बट जब से लाइक मैंने पीओ सॉल्व करी है सेकंड ईयर थर्ड ईयर, नाउ इन दिस पोजीशन, लाइक प्रॉब्लम्स कभी आई नहीं किसी न्यू पर्सन को डील करने में। अदर देन दैट आई फील लाइक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंसल्टिंग सर्विसेज में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, एंड दीज आर द वन ऑफ द ऐसी क्या बोल सकते हैं जो पोजीशंस है, जैसे मैनेजिंग पीओआर है, इनको कंटिन्यू करना इज गुड फॉर योर रिज्यूमे, आई कैन से। एंड अदर देन दैट बाकी तो यार मतलब ये अच्छे मज़ा आता रहना, अच्छा लगता है। और मैं मैनेजमेंट की हॉस्टल में भी है, जो भी है, बट सीखा तो नहीं है मुझे मैनेजिंग, और बाकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, बाकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। कि लाइक मैंने टॉक अबाउट कोई भी लाइक ऐसी पोजीशंस में जब तुम काम कर रहे हो, प्रॉब्लम्स आती हैं आउट ऑफ नो, तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो कोई अगर मैं इवेंट होस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ कॉन्फ्रेंस में एनीथिंग है गोइंग विद, सो प्रॉब्लम्स विल कम, मे बी एनीथिंग, मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, एनीथिंग कैन बी प्रॉब्लम। सो उस टाइम पे लाइक द वे ऑफ ब्रेन डेवलप्स इस स्टेज पे, लाइक इफ एनी प्रॉब्लम्स कम अप आई नो हाउ टू रिजॉल्व आउट, कि किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए ताकि सॉल्यूशन मिले। सो ये भी चीज़ें जो मैंने लर्न करी इन 3 साल। अच्छा, काफी ग्रेट भैया। आप इंटर आईटी में गए थे, तो वहाँ का माहौल और एक्सपीरियंस कैसा था आपका? हाँ, इंटर आईटी तो मतलब काफ़ी बढ़िया चीज़ है। सो लाइक सिंस मैं इंटर आईटी कल्चर का पार्ट रह चुका हूँ, पिछले साल रह चुका हूँ, इस साल भी मेरा हो गया। सो इंटर आईटी इज लाइक कि यार तुम सब एक पहले सबसे बड़ा मजा आता है कि तुम एक आईटी जा रहे हो, ठीक है, अपने कॉलेज के साथ, ठीक है। लाइक हम सबको कॉलेज ट्रिप्स बहुत अच्छी लगती है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज ट्रिप, बिकॉज़ हम 200 से ऊपर लोग एक ही साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो नियर बाय आईआईटी। और हाँ, एक वो भी एक अच्छा लगता है कि तुम खुद एक आईआईटी का पार्ट हो और तुम अपने कॉलेज में एक और आईआईटी एक्सप्लोर करने का देखने का ऑप्शन मिल रहा है, वो मौका मिल रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा सेगमेंट है इंटर आईआईटी का। अदर देन दैट, टॉकिंग अबाउट इंटर आईआईटी, यार
it's a 4 night 3 days stay. But उन 3 दिनों में like हम almost I see around about 3,000 students from 20 different IITs. और सब लोग वहाँ पे आए जो कल्चर वो लोग प्रोसेस करते हैं, ठीक है. सो इट्स सिंस मैं खुद कल्चरल आर्ट से अच्छे से जुड़ा हूँ, सो बहुत ही प्राउड फील भी होता है, अच्छा लगता है कि यार सीइंग पीपल कम्पीट विद देयर बेस्ट, डूइंग देयर बेस्ट जस्ट टू, इट्स नॉट ऑल अबाउट द प्रॉफिट, ठीक है. जा रहे हैं, इट्स अ कंपटीशन तो प्रॉफिट है, बट इट्स मोर अबाउट टू शेयर द कल्चर कि हम ऐसे करते हैं, आप कैसे करते हैं, ठीक है. कौन सी कल्चरल आर्ट्स है कि किस कॉलेज में डेप्थ करिए, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डांस फॉर्म्स दे डू, व्हाट इज द बेसिक दे प्रैक्टिस, व्हाट आर द एक्टिंग, किस थिएटर में वो परस्यू करते हैं. सो इट्स जस्ट कि बहुत अच्छा क्रिएटिविटी देखने को मिलता है. कल्चर इज मोर अबाउट क्रिएटिविटी. सो जितनी क्रिएटिविटी या जितना इम्प्रोव्स हम देखते हैं, क्रिएटिव माइंड वी डील विद वी नीड. सो दिस इज द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माय ट्राइटी. अदर देन दैट नेटवर्क एक्सपेंशन बहुत ही कोर चीज है, बिकॉज since we meet over there, we have a number of meetings to the entire IIT, and since I meet with all the general secretaries of the entire IIT system for the cultural part. So again एक IIT से मेरा network 20 IITs में expand हो गया, contacts exchange हो जाते हैं, सब को कोई काम भी हो गया, you need anything. It's just कि हाँ जब मिले थे तो again एक formal relationship, professional relationship बहुत easily develop हो जाता है entire IIT. So that's एंड आई थिंक जैसे जैसे लॉन्ग टर्म जाते हैं हम वैसे वैसे नेटवर्किंग अपनी कंपाउंडली बेनिफिट्स देती है अपने आप को. नेटवर्किंग के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ऑब्वियसली उसको मतलब दैट्स कितने बात करना कम नहीं है. अच्छे कॉलेज का फायदा ही है, अच्छा नेटवर्क मिलता है. और ठीक है ठीक है. तो भैया आपका कोई हॉस्टल में मस्ती का कोई किस्सा हो आप जो शेयर करना चाहें? मस्ती हॉस्टल में, हॉस्टल का तो भाई हर एक किस्सा मस्ती है अपने आप में. एक के यार में सेलिब्रेशन जो मे बी फेस्टिवल, जब भी हम जितनी बार भी जीते हैं हर एक में मस्ती रहने. मेरा सबसे मस्ती वाला जो रहता है दही हांडिया. दही हांडी पहले तो दही हांड पूरा लाओ, हांडी वगैरह लाओ, अच्छे से सेटअप करो, बाद में पूरा ग्राउंड की लाओ देखती है दही हांडी के लिए. जब बेस्ट पार्ट्स तब आप इसकी जब हम कंपटीशन करते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट आपस में कंपीट करते हैं, जो हांडी है तुम तब तुम्हारे सारे दोस्त ऐसा नहीं कि हाँ ऑब्वियसली कॉलेज में हम 7-8 दोस्तों के साथ रहते हैं, पर तब से हमारे पूरे बैच के दोस्त 25 तक जो काम ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर्स को हराना है, सब की बात है, जूनियर्स को हराना है, तो कंप्लीट करते हैं. एक स्पिरिट रहती है कंपटीशन की. और उसके अलावा तो मतलब वो मेरा सबसे ज्यादा मस्ती वाला पार्ट है. उसके अलावा तो जब सेलिब्रेशन होती है कि जब जब चैंपियनशिप जीतते हैं, जो भी पार्टीज होती है तो वो बहुत सारे फन रहती है, लाइक लॉन्ग एटेक पार्टीज चल रही है, तब सब डिस्कस करते हैं कि हमने कैसे जीती, क्या फन मोमेंट्स, ये सब मेमोरीज कि हाँ इस कंपटीशन में ऐसे हुआ था, ऐसे पुल ऑफ किया हुआ है, ऐसे गोल्ड आ गया, ये वो बहुत सारी मेमोरीज हैं. सब मस्ती से भरा हुआ पूरा हॉस्टल. सो दैट्स इट. अखिलेश भैया से मिलके तो काफ़ी मज़ा आया, लेकिन अब मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे सीनियर से जो कि बिजनेस फर्म ओन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है, वो मैरिड भी हैं. लेकिन आपको पता है जब उनका ग्रेजुएशन का टाइम था तो अपने डीन के साथ उन्होंने दारू भी पी थी. तो दिस इज आर प्रमाद भैया फॉर यू. भैया why the name Design 919? Okay, so the story is numbers do represent years, and just wanted to remember the year in which it was incorporated, and that should reflect in the name. That was my vision behind it. So thoda us time it was a crazy concept, but like I really wanted ki 9th January 2019 should be reflected in the name itself, so that it reminds me of that special day. So Design Studio 919, 9 January 2019. भैया आपने बताया था कि आपके डैड जियोलॉजिस्ट हैं, तो आपके पास कोई स्टोरी है शेयर करने के लिए अपने डैड के साथ? Yes, definitely. My dad geologist, so he keeps on exploring the world. अलग-अलग countries में जाके he has worked. So वो चीज में हमें एक अलग कल्चरल मतलब हर एक जगह का मुझे पता पड़ता था, because when he used to come back, he used to get things from there. तो हम लोग को पता था कि वहाँ पे इस कल्चर में ये होता है. जैसे he was there in Zambia, so he got a lot of wood stuff, basically छोटा बहुत टॉयज ऐसे थे जिसमें it was carved out of wood and it was so beautiful. अभी भी हमने पूरे एक रैक में बना के रखे हैं, handcrafted and like crazy things, like बहुत अलग-अलग जगह से लेकर आते थे. So that was his story. Geology के अंदर में he had explored lot of countries and अलग-अलग जगह का अलग-अलग
कल्चर की चीजें एंड बहुत सारी स्टोरीज की इस कंट्री में ऐसा होता है, उस कंट्री में ऐसा होता है, एंड इनफैक्ट ही वाज पोस्टेड इन कश्मीर आल्सो एंड वन टाइम वाज पोस्टेड इन झारखंड आल्सो, सो बहुत डाइवर्सिफाइड जगह जगह इंडिया में बहुत जगह उनकी पोस्टिंग थी, सो आपने बचपन से मतलब काफी ज्यादा ट्रैवलिंग में रहे। हाँ, यस यस, आई वुड से हम लोग स्टेशन वैसे उदयपुर में आ गए थे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट बिफोर दैट लाइक माय डैड हैज सीन लाइक लॉट ऑफ थिंग्स एंड लाइक मैं तो उस टाइम पे था ही गोद में, तो that's my story that like kind of brings me back to the theology world. ओके, कैसा चाहिए different है. नाइस नाइस। आप 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका जो वर्क फ्लो होता है, और मतलब आप वर्क और अपना पर्सनल लाइफ, आप मैरिड भी हैं, तो आप मतलब कैसे बैलेंस करते हैं? Okay, so initially while I was in the firm, उस टाइम पे मैं इतना बैलेंस नहीं कर पाता था, जेन्युइनली सेइंग कि मतलब मैं कि पूरा टाइम फैमिली को दे दो या सारी चीज में, इट वाज ऑलवेज इनटू द ऑफिस वर्क्स, ऑलवेज इनटू द बिजनेस, तो उस टाइम पे थोड़ा सा मैंने इंजस्टिस किया था, बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड इट कि इससे बड़ा मतलब हैप्पीनेस नहीं रहेगा लाइफ में कि अगर मैं वहां पे ज्यादा टाइम से फैमिली को अगर दे रहा हूँ तो उससे बड़ी हैप्पीनेस वाली चीज है नहीं। आई स्लोली अंडरस्टूड इट, फिर धीरे धीरे करके उनको मैंने टाइम देना चालू किया, और फिर एक बैलेंस अपने आप विद टाइम आता रहा। सो लाइक इट वाज कंटिन्यूअस लर्निंग, जैसे एक कुछ गलत काम किया, देन थोड़ा सा कुछ ड्रॉबैक आया फैमिली के अंदर में, बोला कि नहीं यार मुझे ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए था, इट वुड हैव बीन बेटर, तो विद टाइम मैं सीखता गया, और आई थिंक आगे आगे आदत लग गई कि बैलेंस करके चलना पड़ता है। Are you still connected with your college friends? Yes, I am connected with my college friends. Yeah. One of them is Abhishek Pacholi, Angad Tiwari, and Abhishek Kumawat. They were my friends, and I'm still in touch with them. कभी कभी ऐसे कॉल पे बात हो जाती है, बहुत रेयरली होती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऑफन, बट लेट्स से इफ I'm गोइंग टू गुड़गांव, तो मैं डेफिनेटली एक बार कॉल करके बोलता था कि पचौली कहाँ पर है, लेट्स मीट अप, सो या वी आर इन टच। तो आप 1-2 साल में मतलब ऐसे फिजिकली मिल जाते हैं? हाँ, मतलब बहुत रेयरली, जैसे अगर वो कभी उदयपुर किसी काम से आया या मैं कभी गुड़गांव ऐसे गया हूँ किसी काम से, तो मतलब आई थिंक 2-1 साल में ऐसे मिल लेते हैं हम लोग, बट आई काइंड ऑफ मिस इट। मतलब जितनी भी टेंशन होती होगी काम वगैरह की, सब चली जाती होगी। हाँ, सब दोस्त से मिलिए, बिल्कुल बिल्कुल, सब एक दूसरे को बताते रहते हैं कि उनकी डेली लाइफ में क्या हो रहा है, आफ्टर मैरिज लाइफ कैसा एक्सपीरियंस है, क्या चीज है, तो काफी खुश है। ओके, व्हाट इज द वन थिंग जो अभी फ्रेशर आया है कॉलेज में, आप उसे एडवाइस करना चाहोगे? यार ये आईटी में जो टाइम है, इट इज वेरी लिमिटेड, लाइक भले वो 2 years हो या 4 years हो, इट्स वेरी लिमिटेड, इट्स गोइंग टू एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो जितना हो सके उसको जियो एक बार, सबसे बेस्ट चीज, एंड इंटरेक्शन इज द की। मतलब मैं पहले भी बार इसको रिपीट कर रहा हूँ इसको कि इंटरेक्शन, लाइक अगर लोगों से रखोगे, जैसे हाउ आई मेट बीटेक पीपल, लाइक ऐसे नॉर्मल एक रैंडम कॉन्वर्सेशन हुआ कुछ, फिर उनसे बात करने में कॉमन स्पोर्ट्स के अंदर कोई इंटरेस्ट निकल गया, थिंग्स लाइक दैट, तो एक वो कॉन्वर्सेशन बनता रहता है, फिर देन यू गेट टू नो अबाउट द पर्सन, यू गेट टू लर्न अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, इन दैट पर्सपेक्टिव आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल, इनफैक्ट यू आल्सो, सो इट्स हम भी बस ऐसे ही मिले थे। या इट्स रैंडम कन्वर्सेशंस। भैया आपका किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? Oh yes, basketball. Like I love basketball. Like I've been in teams. Yeah. तो आप खेलते भी हैं? हाँ, मैं खेल लेता हूँ, but like not at that intensity. मेरे 2 injuries हो गई थी sports, so both the knees and so उसके बाद से मैंने ऐसे खेलना ऐसा प्रोफेशनली नहीं रखा, but I love the game. I still follow NBA. Like Stephen Curry is one of my favorite player. So yeah. आपने प्रोफेशनली किस लेवल तक खेला था? ओके, सो मैं स्टेट्स में खेल चुका हूँ बास्केटबॉल टीम की, बेसिकली राजस्थान से, और उसमें मतलब उदयपुर की टीम बनी थी, देन वी फॉट, एंड फिर हम लोग मतलब बेसिकली स्टेट्स वाला गेम था, इंटरसिटी पहले, एग्जैक्टली इंटरसिटी पहले जाएंगे, फिर देन पीपल विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम देयर, सो वो स्टेट्स टूर्नामेंट में मैं आई वाज पार्ट ऑफ इट, एंड देन मैंने नेशनल कैंप में भी एक बार गया था मैं फॉर बास्केटबॉल, and also I was part of basically SAI, Sports Authority of India. तो ये मेरा एक्सपीरियंस था विद बास्केटबॉल। मतलब वहाँ का, जब आप स्पोर्ट्स कैंप में, नेशनल कैंप में गए थे, तो वहाँ का माहौल, आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे? हमें बहुत यूनिक प्लेयर्स आए थे, मतलब पीपल हु कुड डंक एंड नॉट जस्ट लाइक बी इनएक्टिव विद ड्रिबल भी कर रहे हैं, डंक भी कर रहे हैं,
It was crazy. Hanumangarh se there was a player. I still remember, like, 17 18 years का वो बच्चा, like he's like 6'5", and ऐसे पूरा अच्छा खासा length में, and he's dunking also. So you can't expect like 18 years का इतना कोई बड़ा आपको दिख रहा है when you're competing against him. So that was my crazy experience, and I knew yeah, obviously like he's very good physically well than me, so he'll get selected, and finally got selected also. I was not. So yeah, that was the thing. That was, yeah, when did you realize that you love the work you do today, your architecture thing? Okay, so like I started loving my job. I would say it was not job. I started loving architecture when I was in third year of my life, and like in B Arc. Okay, so I kind of got inclined towards the type of the project, like institutional project was given to us to design. I kind of found like very happy designing that, and then in fourth year we went on for internship, and where I did my internship, that I still remember his name, Sudhir Vora sir. He showed the true meaning of architecture, and he was the one who was like behind me, giving lot of crazy advice. He was very strict also. He had a lot of rules and regulations that you need to follow, that you have to be on time, not before that or not after that also, like you can't be on you can't come at like 8:50. You have to be there on 9 o'clock only, and then you can't come beyond like 9:10. If so, if you're doing that, you'll be given one day off, probably. Just go back home. I don't want your services. It was very strict. I think he is inspired by Emmanuel Kant. Yeah, probably we can say that. Like, he was very strict, very ethical person. So he was the one who actually gave me the direction. He was my guru. He was my mentor. And then later on, like in my thesis, kind of got serious about it. And then my thesis guide was there, Professor N.S. Rathore sir and Archana ma'am. So they both like kind of molded me. I was under them, and I got inspired, year by year. But the starting point where I realized was in third year of my life, with an institutional project specifically. So like classrooms design करना उनका, फिर audio system कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, वो सारी चीज सोचना. तो that was the point. जब आप अपना फर्म और वेंचर अपना स्टार्ट कर रहे थे, तब आपके रास्ते में स्ट्रगल्स क्या क्या है? कि struggles तो बहुत सारे थे, because see, I don't come from a business family, and like सब लोग सर्विस क्लास गोइंग पीपल हैं, and business family से मैं फर्स्ट, like मतलब business family से मैं नहीं बिलोंग करता. मैं बड़ी मतलब सब लोग जॉब मेंटालिटी से ही जाते हैं लोग, एंड तो स्ट्रगल स्टार्टिंग से आते हैं, मतलब नो बैकग्राउंड ऑफ इट. तो धीरे धीरे करके सारी चीज सीखी, अकाउंटिंग, कैसे अकाउंटिंग होती है, एंड किस तरह से मुझे रजिस्टर मेंटेन करना है, किस तरह से इनगोइंग आउटगोइंग्स का मेरे को प्रॉपर एक एक लिस्ट बना के रखनी है अपने लिए फॉर रेफरेंस. सो द स्ट्रगल वाज फ्रॉम डे वन, एंड धीरे धीरे करके सारा चीज सीखा, हाउ टू हैंडल क्लाइंट्स, हाउ टू टॉक टू देम, हाउ टू टॉक टू कॉन्ट्रैक्टर्स, कि आपसे कम से कम कॉन्ट्रैक्टर्स, लाइक देयर विल पीपल विल बी लाइक 50-60 years, एंड देन यू आर जस्ट 25 एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन योर ड्राइंग्स टू देम. तो थोड़ा सा कभी आपको कुछ उन्होंने गड़बड़ भी कर दिया तो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट. सो थोड़ा वो चीज थोड़ा देखना पड़ता है उन सब चीजों का. तो धीरे धीरे करके सीखा. पहले शुरुआत में मैं बोल नहीं पा रहा था, फिर धीरे धीरे नहीं मुझे लगा नहीं, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द क्लाइंट, कि अगर आप नहीं डांटोगे या नहीं कुछ बोलोगे तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ क्लाइंट के लिए करेंगे, एंड देन क्लाइंट एक्सपेक्ट्स अ गुड रिलेशनशिप विद यू. आप एक अच्छा थोड़ा बातचीत होनी चाहिए. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक so that's how, like, where I learned step by step. And I think जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे ज्यादा लर्निंग्स लाइक बस फेलियर से ही आती है. हाँ, लाइक यस. और हर प्रोजेक्ट से मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही, और अपने आप को अपग्रेड किया कि अच्छा इसमें ये भी चीज हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम थिंकिंग अबाउट ऑल द नेगेटिव्स, कुछ और भी एक फैक्टर हमेशा रहता ही है. सो विद टाइम यू लर्न अबाउट दैट थिंग, एंड विद एवरी प्रोजेक्ट यू गेट टू लर्न मोर. सो दैट वाज द थिंग फॉर मी. तो कॉन्वो को थोड़ी स्पाइसी करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट रैपिड फायर की तरफ. 1, 2, 3. Any stupid thing you did to impress a girl? I sat on KP and recorded a song which I written myself and uploaded on Instagram story. I mean, it's alright, like. Girlfriend versus female best friend. Female best friend. And why so? Rapid fire.
Your darkest fantasy in World? Making out at IIT Lake. Naughty, naughty. You teasing me, you naughty, naughty. Best makeout spot in campus? Auditorium के चल maybe you can say that while you are hosting some events. नहीं करा थे. How you want to be remembered in college? Good see. आपकी best pickup line? Pickup line. Pickup line. Maybe I'll give her a 10 rupees note and I'll ask her out. Do you want to exchange a 10 for a 10? Your best pickup line? I think you are 9 or 10 and I am the one with you. Yeah, boy. तो अब आए हैं हमारे पास काफ़ी सारे फ्रेशर्स जो लाए हैं ढेर सारे क्वेश्चंस हमारे गेस्ट के लिए, तो आइए उनसे मिलते हैं। My name is Dhananjay. My question is to Shivam Bhaiya. As we know, you have done a lot of things in weightlifting, participate in Sparda and Inter-IIT and represent Guwahati in Inter-IIT. Do you want to pursue this professionally in the future or? Like I also got the opportunity to participate in Assam State Weightlifting Championship. There I came to know that if you want to pursue weightlifting as a career, students start their career at the age of 10. And if I am starting at the age of 22, then reaching that level requires at least 5 to 6 years. And by that time, at the age of 28, 29, weightlifters retire. So like, even if I want, then it's not feasible. So like, I can't. My question is from Akhilesh Bhaiya. You have been PR in so many events and you have developed the skill of leadership. So want to develop this, so can you guide me through it? Talking about a good leadership quality कि अगर एक अच्छा लीडर कैसे बनना है, throughout my college life I learned like this कि जब भी तुमको टीम लीड कर रहे हो, make sure that your team is much confident about you, कि like the team को हमेशा लगे कि हाँ he's the one leading us, हमें कोई problems face नहीं हो रहा है, they are like in good relations with you, they are confident enough, वो तुमसे honest रह पा रहे हैं हर एक point of time पे, चाहे वो कोई competition की बात है, कोई event organization की बात है, कुछ भी चीज़ की बात है. So yeah, that's all about a good leadership quality, I would say. The most important thing is that if they are facing a number of problems, it's not that कि तुम अपनी team पे उन्हें आगे बार-बार discuss करो कि यार I'm facing so much issues and you're not able to do this and this. उन्हें किसी भी point पे तुम्हें demotivate नहीं करना है. You are the one who always needs to be like pushing your team कि भाई सब हो जाएगा. Just keep on pushing them and अपना भी काम अच्छे से करो. That's a good leadership quality for me. Hello everyone, I am Anurup and my question is to Parmat Bhaiya. I heard that you have very much interest in business and things, and so I have that interest and I want to pursue my career in business. Can I get some guide or something? Okay, so I would say just don't start off directly for the business. Just experience the market first. In the beginning, you can do job for like a couple of years, gain the experience from the market, like how it responds, and like you need to learn a lot of things because you will be very new to accounting, you'll be very new to managing people. So for me, like I would say, I did 2 years of job, and then I gained my confidence of starting my own firm, and then I started my own firm, and that's how it is. So I did experience the market first. So this was our Lois podcast. Hope you enjoyed it and liked it. Thank you very much. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time